इंटरव्यू रहेगा, साक्षात्कार रहेगा, तो मैं जो पीएचडी कर रही हूँ तो मेरा विषय है कि हिंदी गजल, 21वीं सदी की हिंदी गजल और संवेदनाओं के विविध आयाम। तो उसके ही तहत मेरे कुछ प्रश्न आपसे हैं, सो दैट मैं उस पर रिसर्च कर पाऊँ अपने विषय पे। स्वागत है। हाँ, तो जैसे हिंदी साहित्य में 21वीं सदी में आप हिंदी गजल को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ गजल की जो यात्रा शुरू हुई वो अरब से शुरू हुई, और होते होते चूंकि गजल की अपनी इसकी खूबी रही है, जिसके कारण ये विस्तार करते करते पूरी दुनिया में छा गई। और भाषा के आयाम में जहाँ गजल की अरबी से उर्दू की यात्रा करते करते आज हिंदी में भी गजल बखूबी लिखी जा रही है। और मैं ये कह दूँ कि गजल की कुछ शुरुआत इश्क मिजाजी से लेकर के अब इश्क हकीकी तक पहुँच गई है। तो अब इसने गजल का जो विषय वस्तु गजल की रही है वो भी एक जगह केंद्रित नहीं हुई है, उसका विस्तार हुआ है और गजल ने विविध आयामों को पकड़ा है। अब गजल केवल प्रेम मोहब्बत इसी दायरे में न रह करके वो सामाजिक सरोकारों से, राष्ट्रीय चेतनाओं से, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर अपना विस्तार किया है। तो मैं समझता हूँ अच्छा, गजल की जो और खूबसूरती है कि गजल अपने जैसे गजल का जो पद होता है, जैसे दोहा होता है, उसमें दो पंक्तियों में अपनी बात इंडिपेंडेंट होती है। तो वैसे ही गजल की खूबसूरती है कि अपनी बात को इंडिपेंडेंट हम एक शेर के माध्यम से भी इंडिपेंडेंट बात कह सकते हैं, जिसमें संपूर्ण भाव होता है। तो इस तरह गजल का इस 21वीं सदी में मैं समझता हूँ बहुत अच्छा विस्तार है, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा प्रभाव है और गजल का भविष्य उज्जवल है। अब तो हिंदी के भी तमाम रचनाकार गजल लिखने लगे और हिंदी में गजल लिखते हैं। तो क्या कारण है कि मुझे उन्नाव में गजलकारों को ढूंढने में इतनी समस्या का सामना करना पड़ा? अगर जो गजलों में ये सारी खूबियां बता रहे हैं तो अभी भी क्यों गजलकार नहीं इतने हमारे साहित्य में आए? ये बात आप सही कह रहे हैं। उन्नाव से जैसे गजलकार कम हुई है, गजल कम लिखी गई हैं और ऐसा नहीं कि लिखी नहीं गई हैं, लेकिन जैसे हाइकू है एक विधा, हाइकू जापानी छंद है। हाँ। हाइकू आपने सुना होगा। मेरे संज्ञान में एक हाइकू किसी ने शायद उन्नाव में नहीं लिखा, ये पुस्तक नहीं आई पहले, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं रहा कि हाइकू किसी ने लिखा हो, लेकिन ये जापान से इस हाइकू का इजाद हुआ और होते होते पूरी दुनिया में हाइकू भी छा गया। हाइकू की भी खूबसूरती यही रही कि कम शब्दों में ज्यादा बात कह जाना। तो वो छंद का एक विधान है हाइकू में, 5 अक्षर 7 अक्षर और 5 अक्षर का, तो कुल मिलाकर के 17 अक्षरों का एक छंद होता है। तो इस तरह विस्तार अब हाइकू उन्नाव में, जब उन्नाव का साहित्य की राजधानी अगर उन्नाव को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, लेकिन वो उन्नाव में हाइकू नहीं पुस्तक नहीं आई। तो मुझे एक साहित्यकार बोलता हूँ उन्नाव के ही थे, पंडित कृष्णकांत शुक्ल जी, वो नहीं है, तो वो कानपुर में प्रवास करने लगे तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाइकू पे आप लिखिए, क्योंकि उन्नाव से कोई पुस्तक हाइकू पे उनके संज्ञान में भी नहीं थी। तो कोरोना काल में मैंने हाइकू पे एक पुस्तक लिखी, मुझे लगा कि ये वैकुम न रहे, उन्नाव से नहीं लिखा गया, तो उसको पूरा करने के लिए मैंने एक हाइकू लिखा, हाइकू मंत्र नाम से, वो प्रकाशित हुई है, निखिल प्रकाशन है, निखिल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आगरा के, उन्होंने इसे प्रकाशित किया। तो ऐसी गजल था उन्नाव में, मैं समझता हूँ जैसे निराला जी ने के नाम से भी उन्नाव की काफी ख्याति हुई। तो निराला जी तो बिल्कुल किसी विधान को, तो छंदमुक्त कविता लिखने के वो थे और उन्होंने छंदमुक्त कविता का प्रारंभ किया। तो अच्छा, मैं भी समझता हूँ कि भाषा का जन्म पहले होता, व्याकरण का जन्म बाद में होता है। तो इसलिए यहाँ उन्नाव बंधन में नहीं रहा। मैंने ही कविता लिखने के मैं आज भी कोई बंधन नहीं देखता हूँ, मुक्त भाव से जो आया लिखता चला जाता हूँ। और कविता के बारे में कहा कि पोएट्री स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ थॉट्स, स्पॉन्टेनियस फ्लो है, उस पर हम अगर उसको ज्यादा अनुशासन से बांधेंगे तो मैं समझता हूँ दुरूहता आ जाएगी। तो इसी कारण शायद वो लोग यहाँ जो लिख गए, जो परिवेश बना, मुक्त छंद से लिख गए। संयोग है कि गजल कम लिखी गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि गजल का स्कोप गजल का काफी विस्तार है और लिखा जा रहा है। आपका मानना है कि शिल्प मुख्य समस्या रही कि आवाम तक मतलब नहीं पहुंच पा रहे हैं, या गजलकार नहीं लिख रहे हैं, उसका शिल्प, उसका कठिनाई, या बंद करके उससे नहीं लिखे, विषय एक विशेष टॉपिक गजल को नहीं पकड़ा कि गजल ही लिखनी है, स्वच्छंद रहने हैं। अब जैसे वो एक परिवेश होता है, लोग ऐसे साहित्यकारों की श्रृंखला चालू हुई, लिखते चले गए, तो इस कारण से यहाँ पे गजलकार उस तरीके से प्रतिष्ठित गजलकार उस तरीके से नहीं है जैसे कि आप
वो अपनी मतलब छठ को निराला के प्रभाव में वो नहीं, निराला का ही प्रभाव नहीं हम कह सकते हैं। और भी साहित्यकार यहाँ तमाम रहे हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र खड़ी बोली, पंडित प्रताप नारायण मिश्र से खड़ी बोली हिंदी का इजाद वहीं से हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र बालकृष्ण भट्ट और पंडित प्रताप नारायण मिश्र का नाम खड़ी बोली के प्रवर्तकों में आता है। तो धीरे धीरे ये चला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार यहाँ से हुए हैं, लंबी फहरिस्त है। या डॉक्टर सुमंगल सिंह सुमन जी हुए हैं, तो सुमन जी ने भी कविताएं लिखी ऐसी। तो वो गजल नहीं लिखे, गजल या लिखा होगा तो एक आध गजल, मतलब गजलकार के रूप में प्रतिष्ठापना उनकी नहीं हुई। तो इस तरीके से आप कह सकती हैं। लेकिन फिर भी गजल का जहाँ देखें, गजल भी एक साहित्य की विधा है और उसको किसी विधा को किसी से कमतर आंकना अनुचित होगा, न्याय नहीं, क्योंकि जयशंकर जी ने भी लिखी है। हाँ, अच्छा, गजल को उसी रूप में देखा भी नहीं जाता आज के समय में। जैसे पहले देखा जाता था कि इसके मिजाजी गजल, इसके मिजाजी की चीज नहीं है, खाली मोहब्बत की बात। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि आज भी मानसिकता लोगों की वही है। आप देखिए, गजल शब्द कहिए तो जो हमारा जो श्रोता है या पाठक है वो अगला युवा है, और जैसे ही युवा वो गजल शब्द सुनता है तो इश्क, साकी, उसके दिमाग में वही आता है। तो आज भी मानसिकता, हम युवाओं में ये धारणा आज तक क्यों पनप रही है कि गजल अभी भी उसी दायरे से बाहर नहीं आ पाई? तो गजलकार कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन जो गजलकार लिख रहे हैं, गजल जो लिखने प्रारंभ किए हैं, मैं समझता हूँ युवाओं का एक फेवरेट विषय हो सकता है। एक उम्र होती है, आयु होती है, उसमें लगता कि वो जो है, मैंने कभी एक कविता भी लिखी थी कि वो मेरे गंभीर काव्य पाठ के बीच एक बार एकाएक श्रोताओं में बुदबुदाहट होने लगी। अल्लड़ है, गुमराह है, प्यार में डूबने की उम्र है, गंभीर चिंतन में डूबा जा रहा है। उम्र बीत जाएगी तब पछताएगा, चिंतन ही हाथ आएगा। तो कहने का मतलब उम्र से प्रेम